सो हेलो गाइस, दिस इज मुबिन बैक विद द अनदर सेशन। और दूसरा रिपीट इक्वेशन 5 इज द प्रॉब्लम्स ऑफ द शिपिंग इंडस्ट्री। जैसे कि हमने ऑलरेडी शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया गया था। उसके बावजूद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स ऑफ द शिपिंग इंडस्ट्री। जैसे कि हमने ऑलरेडी कहा है, शिपिंग इंडस्ट्री इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव इन नेचर, इजंट इट? कैपिटल इंटेंसिव तो वो है ही, क्यों ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत है जब भी एक बिज़नेस स्टार्टअप करने के लिए। तो ये सब माइंड कंसेप्ट, थोड़ी थोड़ी चीज़ आप माइंड में अंडरस्टैंड करके रखिएगा, तभी आपको ये कंसेप्ट ईजीली you get to know that. So the first one is low capital base. Low capital base in the sense the capital base of the majority of companies is very low, hence they operate with one to two ships and find themselves unable to compete effectively. यानी कि आप सबको पता है लो कैपिटल बेस, यानी कि हमारे पास जो अमाउंट है जो कैपिटल है वो बहुत ही कम है इंडियंस के बाद, isn't it? द अमाउंट वो बहुत ही कम है। और वही नहीं, इफ़ दे हैव लिटिल बिट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, व्हाट दे विल डू, वो 1 या 2 या 3 शिप्स को चलाएंगे। उसके बाद वो क्या कहेंगे, अनएबल टू कम्पीट इफेक्टिवली। वो कैसे चलाएंगे? इट्स नॉट इन द बेस्ट फॉर्म, isn't it? वो अच्छी तरह से भी नहीं है, लेकिन हाल चाल के लिए ऐसे ही वो चल जाता है। इसलिए सो लो कैपिटल बेस का मतलब ये है कि कैपिटल बेस मोस्टली इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री में क्या है, लेस है, और कोई भी उसको हेल्प भी नहीं करता। और उसके बाद वो उस पैसे से 1 या 2 शिप्स को चलाते हैं और जस्ट इफेक्टिवली चलाते हैं, दैट्स इट, नथिंग मोर। और वैसे भी नहीं है, अगर फॉरेन शिप्स और इंडियन शिप्स की कंपटीशन आती है तो वो कंपटीशन में भी इन्वॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि जब पैसा कम हो तो टेक्नोलॉजी का भी यूसेज सब लेस होगा। सो दोस्तों, आप पहले क्या करेगा, मतलब ये पॉइंट्स को याद रखिएगा, यानी कि लो कैपिटल बेस हो या शिप फिनांस। उसके बाद अपने आप बोर्ड्स में ही लिखना ट्राई कीजिए। और दूसरा आता है शिप फिनांस। शिप फिनांस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो शिप फिनांस एक कैपिटल इंटेंसिव इन नेचर है, isn't it? कैपिटल इंटेंसिव मतलब क्या है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए। और वही नहीं, द शिपिंग इंडस्ट्री इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव नेचर, a major effort of Sean was related to finds of raise funds for expansion. In the expense of the self loans was extended by the STFC. Later, they have strived hard for arguing finance various methods like equity investment, and bank lease finance, etc. ओके, बैंक लीज फिनेंस यानी कि शिप फिनेंस मतलब एक ऐसी कंसेप्ट है, हमें पता है एक शिप एक ही हाईली कैपिटल इंटेंसिव इन नेचर है, उसको पैसा ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर इंडिया में हम एक शिप इंडस्ट्री चलाते हैं तो ये पैसा कहाँ से आएगा? जो आदमी इसको चलाता है उसके पास भी पैसा नहीं है। तब द फर्स्ट थिंग व्हाट दे डू इज़ दैट दे गो फॉर द लोन्स। अगर उन्हें समझिएगा, अगर एक आदमी ने एक शिप की इन्वेस्टमेंट डाली और वो सक्सेसफुल चला गया, और उसके बाद उसको लगता है कि हाँ, मैं ये शिप को रिप्लेस करके कोई अच्छा शिप लूँगा तो मेरी कैपेसिटी या बिजनेस और भी बढ़ेगी, और अस क्या हमें एक्सपेंशन चाहिए, तब उसके पास पैसा होना चाहिए। लेकिन मोस्टली क्या होता है, ये पैसा या लोन मिलने के लिए भी बहुत सी इश्यूज़ होती है। यही वॉट इट्स क्या इन द एब्सेंस ऑफ द सॉफ्ट लोन्स। अगर आपको लोन चाहिए अगर शिपिंग इंडस्ट्री के लिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। सो इन द एब्सेंस ऑफ द सॉफ्ट लोन एज वे एक्सटेंडेड बाय STFC, they have to strive hard in managing finance through various methods. सॉफ्ट लोन्स नहीं मिलेगा तो उन्हें फ़िलहाल किसी भी तरह हो, किसी भी रूप में उन्हें क्या चाहिए, उन्हें लोन मिलने की ज़रूरत और आवश्यकता है। तो इट कैन बी पॉसिबल ओनली थ्रू द इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट बैंक फिनांस, लीज फिनांसिंग, सेकेंड फिनांस, लिवरेज फिनांसिंग। आप फिनांसिंग चैप्टर में इस सब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन अब हम यहाँ वो सब नहीं करेंगे। आप जस्ट याद रखिएगा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट बैंक फिनांस, लीज फिनांस और कैसा है, और लीज फिनांसिंग और लिवरेज फिनांसिंग, इस सबको जस्ट ये वर्ड मीनिंग याद रखिएगा, दैट्स इट। क्योंकि फिनांसिंग हम टॉपिक में नहीं जाएंगे बिकॉज इट्स अ डिटेल टॉपिक, अगर एक्सप्लेन किया तो और भी लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सोडस ऑफ द मास डिपार्चर ऑफ द पीपल। एक्सोडस ऑफ द मास डिपार्चर अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर। ओके, आप सबको होता है शिप में काम के लिए हमें नेवी ऑफिसर्स की ज़रूरत चाहिए। हर एक, अगर एक बंदा या 10th या 12th पास हो गया, मैं उसको जाकर हाँ तुम नेवी ऑफिसर बनो, नहीं, हमें नेवी ऑफिसर ऐसी चाहिए जो स्किल्ड हो,
स्किल्ड हो मतलब उसके पास टैलेंट भी हो, उसे एक सिचुएशन दिया गया है तो वो इजीली हैंडल करे विद इफेक्टिवनेस, इजंट इट? अगर लेकिन यहाँ एक्सोडस ऑफ द मास डिपार्चर ऑफ द पीपल, मर्चेंट नेवी ऑफिसर क्यों है? मतलब जो कुछ भी आदमी यहाँ नेवी ऑफिसर इंडिया में वर्क करते हैं वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद वो फॉरेन नेवी में चला जाते हैं, यानी कि फॉरेन पीपल की ओर अट्रैक्ट होते हैं। उसका पहला रीज़न ये है कि उन्हें सैलरी जो कुछ भी मिलता है उनमें से टैक्स लिया जा सकता है, कहाँ? इंडिया में। लेकिन अगर आप फॉरेन नेवी ऑफिसर्स के बारे में बात करते हैं तो दे डू नॉट कट एनी टैक्स ऑन दैट, इट हैज़ बीन मेंशन्ड ओवर हियर। एक्सोडस ऑफ द मर्चेंट नेवी ऑफिसर, एक्सोडस मतलब बहुत से स्किल्ड ऑफिसर अपने फील्ड से जाते हैं। ओके, इन द recent year large number of navy officers have left jobs with the Indian shipping company in search of the greener pasture with this tax free income. पहला रीज़न ये है कि टैक्स फ्री इनकम। इंडिया में जो कुछ भी मिलता है वही लेस है, लेकिन उससे भी वो क्या करते हैं आदमी लोग, मान लीजिए यानी कि नेवी ऑफिसर्स की सैलरी में से वो क्या करते हैं, टैक्स भी कट करते हैं। सो व्हाट दे गो फॉर दी अब सिमिलर बेनिफिट नर्चर गवर्नमेंट, यानी कि वो फॉरेन नेवी ऑफिसर बनने के लिए जाते हैं। और वही नहीं, अगर ऐसा कंटिन्यू हुआ तो ओके, अब हम कह सकते हैं इफ़ दे वांट टू गो लेट देम गो। नहीं, अगर वो स्किल्ड और टैलेंटेड बंदा है और हम फिर उसके बाद उन्हें लूज़ करते हैं तो इट्स अ लॉस, इट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द शिपिंग इंडस्ट्री। अगर नेवी ऑफिसर्स को कुछ नहीं पता तो कुछ भी यूज़ नहीं है। और नेक्स्ट आता है ग्रोइंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम द फॉरेन फ्लैगशिप्स। ओके, ग्रोइंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम द फॉरेन फ्लैगशिप, द फॉरेन शिप्स स्पेशली द शिप्स बिलोंगिंग टू द ओपन रजिस्ट्री कंट्री हैव बीन पुटिंग अ टफ कॉम्पिटिशन। यानी कि आप सबको पता है ओपन रजिस्ट्री कंट्री से, ओपन रजिस्ट्री कंट्रीज मतलब यानी कि वो कहते ये है कि कोई भी शिप कहाँ भी आ सकता है, दे हैव देयर ओन ओपन रजिस्ट्री। कब हम ओपन रजिस्ट्री शिप्स की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं? जब हमारे पास उतनी ही पोटेंशियल हो तो, इजंट इट? तब इट गिव्स टफ कंपटीशन टू द इंडियन शिपिंग कंपनीज इन दी कैरेज ऑफ कार्गो। लेकिन हमारी इंडिया में ऑलरेडी हमने कहा है कैपिटल भी नहीं है, लोन की भी बहुत सी प्रॉब्लम है। तब वो क्या करता है, अगर ओपन रजिस्ट्री कंट्री सभी लोगों को ऐसे कहते हैं या ओपन रजिस्ट्री कंट्री सब तरह की फैसिलिटीज़ देकर और सभी राज्य के हेल्प करते हैं तो यानी कि इट इज़ डूइंग बाई इटसेल्फ, तब क्या होगा? इट बिकम्स टफ फॉर द इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री जहाँ पैसा भी सफिशिएंटली नहीं है। ओके, तो ये था, दिस इज़ वन ऑफ द रीजन फेलियर ऑफ द इंडियन शिपिंग। और नेक्स्ट आता है आउटडेटेड कॉस्ट प्लस फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है आउटडेटेड कॉस्ट प्लस फॉर्मूला। ओके, आउटडेटेड कॉस्ट प्लस फॉर्मूला मतलब ये है कि इसमें से मैंने जस्ट मिस किया द एक्सिस्टिंग ऑफ द कॉस्ट प्लस फॉर्मूला, यानी कि एक्सिस्टिंग कॉस्ट प्लस फॉर्मूला हम किसके अनुसार करते हैं? कार्गो के अनुसार या ट्रेड के अनुसार या पेट्रोलियम के अनुसार। लेकिन मतलब इंडियन कंपनीज जो कुछ भी वो कॉस्ट डालते हैं वो किसके अनुसार डालते हैं? कार्गो ट्रेडिंग कैसा हुआ और उसके बाद क्या पेट्रोलियम के अनुसार, पेट्रोल डीजल कितना ख़त्म हुआ उसके अनुसार वो करते हैं, इजंट इट? द फ्यूल नीडेड फॉर द शिपिंग। लेकिन ये क्या है एक्चुअली, अगर हम एक शिपिंग के लिए पैसा कैलकुलेट करते हैं तो इसे हम पैसा कैलकुलेट करने के लिए नहीं रख सकते, क्योंकि इट इज़ आउटडेटेड। क्योंकि आजकल हम सिर्फ ट्रेड या इसमें नहीं, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में भी डिपेंड करनी चाहिए। सो कॉस्ट प्लस फॉर्मूला अगर हम पैसा का निर्णय करते हैं वो भी आउटडेटेड हो चुका है, यानी कि पुराना हो चुका है। ओके, एक्वायर प्रोडक्ट हैज मच हायर रेज इन एट द सेम टाइम क्या होता है, हम तो अभी भी पुराने ज़माने की तरह ट्रेड हो या वो हो ये हो इसमें लेकर रुकते हैं। लेकिन अगर फॉरेन कंपनीज की बात करते हैं तो वो बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। और नॉन यूनिफॉर्म टैक्सेशन पॉलिसी। ओके, नॉन यूनिफॉर्म टैक्सेशन पॉलिसी मतलब द एक्सिस्टिंग टैक्सेशन पॉलिसी इज created for the Indian as such a freight on while the foreign import cargo is are not taxed। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म टैक्सेशन पॉलिसी हमने ऑलरेडी एक्सॉर्डर्स ऑफ द मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स के बारे में कहा था। सैलरी से वो क्या करते हैं, उनसे टैक्स लाते हैं, इजंट इट? टैक्स कट करते हैं। सो सिमिलरली क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म टैक्सेशन पॉलिसी मतलब जो भी वो फ्राइट ऑन किया है, फ्राइट मतलब जो कुछ भी उसने मेहनत से कमाई हुए उसमें से ये क्या करते हैं, टैक्स कटवाते हैं। ओके, उसमें से ये टैक्स कटवाते हैं। तब क्या होगा, उन्हें एक तरह की रिटर्न होगी और वो जाएंगे। सो नॉन क्लासिफिकेशन ऑफ शिपिंग, नॉन क्लासिफिकेशन ऑफ शिपिंग एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। लाइक गवर्नमेंट ने हमेशा शिपिंग इंडस्ट्री को एक लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस नहीं दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब लाइक उन्हें एक स्पेशल इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, यानी कि या इट इज़ वन ऑफ द गुड इक्विपमेंटल
हमारी डेवलपमेंट के लिए सब के तरह की हेल्प कर सकती है। सब करके नो क्लासिफिकेशन ऑफ द शिपिंग एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि सभी लोग, द इशू इज़ बीइंग रेज्ड बाय द इंडस्ट्री टाइम एंड टाइम, बट द गवर्नमेंट हैज़ बीन, सो ये लोग कहते हैं, यानी कि द पीपल वर्किंग ओवर देयर इज सेइंग दैट यू हैव टू कंसिडर इट एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, लेकिन गवर्नमेंट हमेशा नेगलेक्ट करते हैं मतलब अवॉइड कर देते हैं, दे आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस। नेसेसिटी ऑफ द स्टेट टू सपोर्ट शिपिंग, ओके, नेसेसिटी ऑफ द स्टेट टू सपोर्ट शिपिंग के बारे में अगर हम कहते हैं तो इधर हमने कहा था, कहाँ, शिप फिनांस में एब्सेंस ऑफ द सॉफ्ट लोन होती है, इजंट इट, एब्सेंस ऑफ द सॉफ्ट लोन होती है। सो सिमिलरली नेसेसिटी ऑफ द स्टेट टू सपोर्ट शिपिंग, तो अगर शिपिंग इंडस्ट्री चलना है तो स्टेट कुछ तरह की हेल्प करनी चाहिए, लेट इट बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और बोरोविंग्स, अगर उधार में है तो उधार, अगर या इक्विटी में है तो इक्विटी के फॉर्म में है तो इक्विटी के फॉर्म। मगर यहाँ क्या होता है, वो भी स्टेट सपोर्ट अच्छी तरह से नहीं करती, जैसे कि shipping requires large infusion of the capital. This is because of the cyclical nature. As a result, the initial capital cost is too high and returns are very low. But due to the enhanced awareness about safety and the environment protection, it has become highly regulated sensitive to rapid technological change. We have to direct embargo on the companies. Yeah. So necessity of the state to support shipping का मतलब ये है कि हमें सब पता है शिपिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि शिपिंग इज़ सच अ कॉस्टली फील्ड। और वही नहीं, अगर उनके लिए वो क्या करना चाहिए, स्टेट सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी हो या बोरोइंग हो या उधार हो, फिनांसिंग हो, फिनेंशियल लिवरेज हो, जो कुछ भी हो, कैसे भी हो उन्हें हेल्प करना चाहिए, ओके। लेकिन स्टेट ऐसा सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री का एक ड्रॉबैक ये है कि पहले द इन्वेस्टमेंट, यानी कि पैसा हमें बहुत डालना चाहिए, लेकिन इनकम जो मिलता है वो बहुत लेस है। वो क्यों ऐसा होता है, मतलब हमारी इंडिया में शिपिंग इंडस्ट्री के लिए पैसा नहीं होने के कारण वो हमेशा लो, यानी कि आउटडेटेड तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तब टेक्नोलॉजी ख़राब हो तो कैसी तरह की आउटपुट या इनपुट की बात ही करते हैं, तो ये होता है मेन प्रॉब्लम, isn't it? So they don't have the money, state is not supporting, so what they do, they normally lag back. Then comes to the high manning level, okay. high manning level मतलब to provide the high manning level मतलब हमें सबको पता है हमारी शिपिंग इंडस्ट्री में मशीन या और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अनुसार कुछ भी नहीं है। सो हाई मैनिंग लेवल, व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू प्रोवाइड ship in the most effective way, right? So high manning level, the benefit of the low cost structure in the past based on the lower manning cost to the Indian shipping. अगर हम पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं तो इट वॉज पॉसिबल, कैसे हम मशीन और ऑपरेट कुछ भी उतनी तरह अच्छी तरह से नहीं देखते थे, तो इट वॉज ओके विद दैट। मगर इन कंपैरिजन टू अदर डेवलप्ड मैरीटाइम कंट्रीज दैट डज नॉट होल्ड गुड दीस डेज। अगर हमारे पास अच्छी तरह की मशीन या अगर हमारे पास अच्छी तरह की मशीन या जगह इसको ऑपरेट करने के लिए नहीं है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इस ज़माने में नहीं चलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी अच्छी होनी चाहिए, कंपटीशन भी। अगर एक आदमी एक रुपये में कोई फैसिलिटी अवेलेबल करता है तो दूसरा आदमी 50 पैसा में रेडी है। सो द कंपटीशन इज़ हाई, द टेक्नोलॉजी इज़ हाई, बट स्टिल इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री क्या है, हमेशा पुराने ज़माने में लटके हुए हैं। While the foreign flagship have been able to bring down the manning cost by reducing the number of personnel on board, Indian vessels have 47 personnel on board. ओके लेकिन अगर हम फॉरेन शिप्स के बारे में बताते हैं तो फॉरेन शिप्स ने क्या किया है, पर्सनल का नंबर रिड्यूस किया। यहाँ पर्सनल का मतलब जो एम्प्लॉय वहाँ काम करता है उसको रिड्यूस कर टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया गया है। तब क्या होगा, परफेक्शन ज़्यादा होगी, तब क्या होगा, इंडिया की शिपिंग इंडस्ट्री अगेन वो क्या आएंगे, लोअर लेवल में आएंगे। कॉन्सिक्वेंटली द मैनिंग कॉस्ट ऑफ इंडिया has increased. The manning cost on Indian ship has increased, which is further aggregated. यानी कि बेसिकली क्या हुआ, जो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता कम है, दे डोंट प्रोवाइड गुड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कहाँ, इंडियन इंडस्ट्री में, तब मैनिंग लेवल हाई होगा। मैनिंग लेवल मतलब क्या है,
या जो आदमी उसमें काम करता है उसका अमाउंट भी ज़्यादा होगा। लेकिन वॉइस शिप की कंपैरिजन क्या है, उसने मैनिंग लेवल यानी कि आदमियों को कम कर कर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया, जैसे कि मशीन हो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अनुसार ही अप्लाई किया। तो ये सब था हमारी ड्रॉबैक्स ऑफ द शिपिंग इंडस्ट्री। So guys, hope you understand that. Study well for the exam. You're going to rock it.